संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अपना गुरु माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अपना गुरु माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज। साथियों, आज महर्षि वेद व्यास जो निषाद वंश में जन्मे थे, उनके हम लोगों ने जन्मस्थली और कर्मस्थली पर हम लोग आकर देखकर प्रेरणा लेकर सीख कर उस मार्गदर्शन में हम लोग काम करना शुरू किया। उसका जो परिणाम रहा देखने सुनने में आया कि कहा गया कि गुरु ब्राह्मण ब्राह्मण गुरु ये जो शब्द है, ये जो ब्रह्म को जानने वाले या इस ब्राह्मण को जानने वाले, जीवों पर जानने वाले, अर्थव्यवस्था पर जानने वाले, गुरु समाज शास्त्र इतिहास जो भी है धरती पर, वो सबको जानने का तरीका सिखाने के लिए या उसको जानने का जो शब्द है शुरुआत की है, तो वह हमारे वेद व्यास जी से जो लेखनी का शब्द आता है उन्हीं के माध्यम से आता है। उससे पहले लोग ऋषि महात्मा जानते हैं सही नहीं है, जो सही है जानते नहीं। पहले लोग ऋषि महात्माओं को एक एक श्लोक एक एक वाक्य अच्छे होते उसको लोग जो है याद रखते थे। तो आपने याद रखना, आपको याद रखना, आपको याद रखना, तो पता चला कभी किसी कारणवश अचानक किसी की डेथ होती है तो पता चला वो डेथ हो जाता है। तो लिखपत्र शुरू हुई कि नहीं, इसको लिख दिया जाए कि जो कल्याणकारी बातें हैं, मानवता की बातें हैं और कल्याण की बातें लिपिबद्ध किया जाए। तो किसी के पास नहीं क्षमता थी लिपिबद्ध करने का काम वेद व्यास जी को। व्यास मतलब एक जानकार, समझदार, होशियार, बहुत उसको एक सीमा में नहीं लाया जा सकता। कहते व्यास जी है, व्यास पीठ है, जहाँ जानकारी की पीठ है। वेद मतलब अथर्ववेद, ऋग्वेद, घटनाओं, सामवेद, तो ये ऐसे 5 पूरे सारे वेदों को लिखने में कितना मेहनत लगा होगा, कितना बुद्धि लगी होगी। उस समय की सारी घटनाओं को उसमें लिखा गया कि भाई लोग जाने कि क्या है। अब ऋग्वेद पढ़िए तो पता चलेगा कि हम क्या हैं और लोग क्या हैं। अब न पढ़ना अलग विषय है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। आज की जो पूर्णिमा है कि आपके इच्छाओं की पूर्ति है या जो भी आप सपना देखना चाहते हो वो पूरा तभी होगा जब आपके पास शिक्षा हो और जब जानकार होंगे। उस समय लोग अंधेरे में रहते थे कि जैसे बिजली चमक गई तो कहते थे भगवान आ गए। कोई भी पेड़ पौधों को भी लोग भगवान मानते थे। कोई भी आ गया, जो भी घटनाएं घट गई, आंधी तूफान आ गया तो उसे ईश्वर थे। अब देखो शादी विवाह में पहले होता था तो आधी जो है लोग उसको एक शील लोहे के नीचे दबा के और बारात जाते थे भगवान को क्या बोला है पानी देवी देवताओं का नाम रखा जाता था और उसको जब शादी विवाह समय मंत्र पढ़ के उसको रखते थे। रहता था पानी और यही रहेंगे, लेकिन तब भी आंधी तूफान आता है। ऐसा थोड़ी है कि उसमें डिब्बे में बंद हो गया तो आंधी नहीं आएगी। ये तो घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं। जब शादी हो जाता तो उसको उधार देती है। ऐसे में मतलब गु मतलब था अंधेरा और रू मतलब उजाला। उजाला मतलब जानकार बनाना, सतर्क होना, समझदार बनना, होशियार बनना। ये तभी जब होगा कि जब हम एक अक्षर ज्ञान से शुरू करें। शुरू में अक्षर ज्ञान होगा तभी गुरु है। हमें अक्षर ज्ञान हो गया, हम कोई वाक्य लिख रहे गुरु है। वाक्य का अर्थ समझ आ गया तो भी गुरु है। हमें श्लोक आ गया उसको समझा दिया तो भी गुरु है। अंग्रेजी आ गया, अंग्रेजी को हिंदी में बनाना वो भी गुरु है। कैसे हमें स्वस्थ रहना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये भी गुरु।
कैसे हमें रोग से बचना है, ये भी एक कला। तो जो आपको कला सुना दे उसे गुरु कहते हैं। तो हर क्षेत्र में अलग अलग गुरु होते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस में हो, चिकित्सा क्षेत्र में भी गुरु हो। आप कितनों आप पढ़ लीजिए किताब पढ़ने से हो ही नहीं सकता डॉक्टर। अगर किताब पढ़ के डॉक्टर हो जाता तो जो किताब छापने वाला है, जो उसको टाइप करता है, उसको एक लाइन टाइप करता है, उसकी एक गलती पकड़ता है, उतना बढ़िया से तो डॉक्टर भी नहीं पढ़ता जितना बढ़िया से प्रूफ रीडर पढ़ता है कि उसे प्रूफ कर पढ़ के रीड करे। बट मतलब पढ़ने से नहीं, बल्कि उसको समझने और समझाने वाला और समझ जाइए तब डॉक्टर हो। समझने के बाद भी कुछ नहीं होगा जब तक वह गुरु आपको अपने अनुभव को शेयर नहीं करे। तो अनुभव बड़ा मायने रखता है कि अपने ऊपर जितना बीता हुआ है वह व्यक्ति बीता हुआ चीज है वो शेयर करता है कि आप अगर ये गलती होगी तो परिणाम आ जाएगा, मतलब और ये ऐसे करेंगे तो ये परिणाम आएगा, अच्छे परिणाम आएंगे। तो सफलता के अनुभव की बहुत जरूरत होती है। उसी तरीके से हर क्षेत्र में गुरु होते, पढ़ाने वाले होते हैं, मेडिकल साइंस होते हैं, इंजीनियर बनाने वाले होते हैं, व्यापार करिए, आर्थिक सोच डेवलप कराइए, वहाँ भी कि आपको जो है अच्छा व्यापार सिखा दें और आप व्यापारी बन जाए। टीचर हो, अगर कोई गुरु हो, आप इतना पढ़ा दें कि आपके तो PhD होती डॉक्टर बनाते हैं किसी सब्जेक्ट में, वो भी एक गुरु है। उस तरीके से हम लोगों को कोई भी काम अगर हम करते हैं तो ऐसी स्थितियों में जो है उनके किस क्षेत्र का कैसा गुरु होता है। तो ये हुआ कि ईश्वर का दर्शन करा दे, उसको भी हुआ। लोग अपने धर्म के हिसाब से लोग रहे, तो धर्म का ज्ञान देने वाले को भी धार्मिक गुरु। तो आज के दिन में वेद को धर्म की किताब कहते हैं लोग, लेकिन वेद में ऐसा नहीं है। अर्थव्यवस्था भी लिखी अथर्ववेद में है। आपके जो है ऋग्वेद में घटनाएं लिखी हुई हैं देवी देवताओं उस समय के, आर्य अनार्य के जो भी बातें जो भी रही हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं श्लोकों में। उस समय की जो घटनाएं हुई हैं, फिर तमाम सामवेद है। तो ये जो है तमाम वेदों के बारे में जानकारी देकर व्यवस्था दी गई है। इसको भी हम धार्मिक गुरु भी कहते हैं। लेकिन अगर धार्मिक गुरु है तो ईश्वरवाद की तरफ दिखाता है कि ईश्वर ने हमें गरीब बना रखा है, पिछले जन्मों के हिसाब से बताता है कि पिछले जन्म हमारे अच्छे नहीं रहे तो हमने ऐसा कर्म हो गया, ऐसी जाति में ऐसे काम करने के लिए हमें अवसर दिया भगवान ने, और जिनके अच्छे कर्म थे वो अच्छे घरों में पैदा हो गए हैं, धनवान घर में पैदा हो गए हैं। मतलब पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर वो ज्ञान देता है ऐसे ऐसे है। ये शरीर के बारे में या भले कुछ भी नहीं हो, लेकिन ऐसे धार्मिक गुरुओं को भी देखा गया है कि अपने अपने आश्रम में अस्पताल खोल रखे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान भरोसे है, वो तो विज्ञान के भरोसे है, इसके मतलब विज्ञान पढ़ाने वाला भी कोई गुरु है। तो इसलिए ऐसे ऐसे आए, आपने देखा होगा। तो उस समय धर्म से ही सस्ता है, मतलब विचारों से लोग गुलाम रहते हैं। विचार कैसा है, तो धार्मिक विचारधारा कहती है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार व्यक्ति पैदा हुआ। लेकिन अभी जब चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने लिखा कि द पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो अब जब ईश्वर की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है तो अगर गॉड पावर को पढ़ाने वाले अगर धार्मिक गुरु हमारे हैं और उससे ज्यादा शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति है तो उसको इसका मतलब वो भी एक गुरु हुआ जिसके वजह से आप कलम सब करके मानवता को स्थापित कर सकते हैं, गरीबी खत्म कर सकते हैं। अब अगर इसे माना जाए कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार व्यक्ति गरीब हुआ, दुखी हुआ, बीमार हो रहा, तो इसका मतलब डॉक्टर जो है ईश्वर के दिए दंड में विरोध कर रहा है। भाई ईश्वर आपको दंडित कर रहा है और डॉक्टर उसे दवाई दे के रोक रहा है। ऐसा नहीं है। पहले के कॉन्सेप्ट रहे, पहले की विचारधारा रही, लेकिन अब विचारधारा ये है कि सभी मानव एक है, उन्हें एक होकर रहना चाहिए। और इसके लिए व्यवस्था है कि पहले धर्म से देश चलता था। पहले जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, एक एक कबीले में के गुरु हुआ करते थे। पता चला एक कबीले दूसरे कबीले में लड़ने लगे, फिर राजा हो गए, फिर राजाओं से मिलने के लिए राजा ही जा सकता था तो कबीले में एक राजा भी चुन लिए, इनको राजा घोषित कर दो, ये जाके मिलेंगे, अपने समस्या का समाधान करेंगे कि भाई आपस में संधि हो जाएगी। तो राजा हो गए, बड़े राजा हो गए, कई राजाओं के राजा चक्रवर्ती
राजा हो गए, जैसे निषाद राज चक्रवर्ती थे, दशरथ चक्रवर्ती राजा थे। अब मैं कहता श्रवण धाम गया था, बताओ उस समय श्रवण जी को बाण लगा था, मैं कल गया था वहां अम्बेडकर नगर, लेकिन आज के दिन में वह समय और आज के समय में बहुत अंतर। उस चीज को अगर देखेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए। तो इसके मतलब अच्छे काम कर रहे थे ना श्रवण जी भाई, अच्छे काम किया तो उसके बदले क्या हो गया, धोखा क्या हो गया। तो इस तरीके से पहले धर्म के आधार पर चलता था, धर्मों के आधार पर लोग ऊपर वाले को ऊपर मानते थे, अपने नीचे मानते थे, इसलिए इनको हम हमेशा ऊपर रखते थे, चाहे धर्म में ऊपर रखे हों, चाहे पैसा में ऊपर रखे हों, चाहे व्यवस्था में ऊपर रखे हों। मतलब इनके मन में एक भाव था कि भाई ये भगवान के भेजे हुए अच्छे हैं, इनके अच्छे कर्म थे, हमने गलती कर दिया पिछले जन्मों में, इसलिए हम यहाँ नीचे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए नीचे रहकर जो जो इनके आदेश होते सब काम करता था। लेकिन लोकतंत्र में चर्चिल ने, पूरे देश के लोगों ने, जो बुद्धिमान लोग रहे कि नहीं ऐसा नहीं है। पहले लोग खरीदे जाते थे, सलेवार्ड हुआ करते थे, अब्राहम लिंकन आया, उसमें बिकना। यही बार भारत की बात छोड़ दो, इस तरीके के दुनिया में था। वो अब्राहम लिंकन क्या था, उससे पहले आदमी बिकते थे और उनको फिर बच्चा पैदा करने की, शादी करने की छूट नहीं थी, जिंदगी भर जानवर जैसे मजदूर बन के काम करता था। लेकिन अब्राहम लिंकन ने उसके लिए, अब उसको खत्म करने के लिए कितना बार चुनाव लड़ा, एक बार नहीं 19 बार लड़ा, तब जाके वो एक बार राष्ट्रपति बना। और तो वो कानून बना कि अब कोई आदमी किसी को नहीं खरीदेगा और नहीं बिकेगा। लेकिन अभी आप देख लो कि हम लोग चौराहे पर, मैं तो डॉक्टर था, जिस चौराहे पर जहाँ मैं डॉक्टर था तो बीच में एक चौराहा पड़ता था जो है वो धर्मपुर चौराहा, तो मैं जाता था तो सुबह ही 8 बजे जाता था डिस्पेंसरी। पता चला दिन भर के लिए खड़े रहते थे, उधार लेके खड़े हैं, बेचारे मजदूर हैं, रोटी कटिया के खड़े हैं, तो 8 घंटे के लिए ले गया, छोड़ दिया। कितने लोगों को बेचारों को देखते थे कि उनके पास जो है कुछ है, मजदूरी नहीं मिली, अब बेचारे रोटी खा के बैठे, किराया नहीं है, वापस चले जाए, इतनी गरीबी थी। तो आ जाते थे, घूमते, भाई साहब हमको आज काम नहीं मिला तो हम कैसे जाएंगे घर पर, कल काम मिलेगा। अब बीमार है तो दवाई भी दिया, पैसा भी दिया, फिर उनको भेज दिया, घर गए जो है। ऐसी स्थितियों में तो ऐसे लोग क्या है, अभी भी मजदूर है चौराहे पर। फिर उनके लिए मैंने आंदोलन शुरू किया मजदूरों के लिए, तो कि भाई नहीं, कानून बनना चाहिए, ये राष्ट्र निर्माता है, ये सबका घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, व्यवस्था देते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, लोगों को शौचालय बनाते हैं, लोगों को सचिवालय बनाते हैं, ये सारा कुछ यही बना रहे हैं, राष्ट्र निर्माता है। और इनको बेकार है कि अगर मर गए तो इनकी बेटी विधवा हो जाती, बहू, और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में चलता रहा उस समय का। तो मैंने आंदोलन किया, एक बड़ा सा कर्मकार सन्निकट, असंगठित सन्निकट कर्मकार के योजनाएं 37 प्रकार की योजना लागू हुआ कि उनको, उनके बच्चों को अगर 75% नंबर है तब उनको वजीफा मिलेगा। फिर पढ़ा, उनके अंत्येष्टि के लिए उनकी माँ के, मजदूर की बीवी के पेट में बच्चा आ गया तो उसको हर महीने जो है उसको अलग से पैसा 1,500 रुपये आता था कि वो का। तो ये उनके घर बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए आ गया। फिर तमाम ऐसे करके उनको साइकिल, तमाम स्कीमें आई 37 प्रकार की। तो पता चला भ्रष्टाचार बड़ा सीमा पर, चरम पर था। तो पता चला बेचारे मजदूर रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन उसे लेने के लिए पता चला कि लोग बैठे रहते थे। तो हमारा कमिश्नर ये हुआ कि अब तो ये तो इसके लिए कड़े कानून बनाने पड़ेंगे तभी मिल पाएगा उनको। अब भाई 75% नंबर मजदूर का बाप को पढ़ने नहीं आता, बेटा कैसे 75% नंबर पा जाएगा भाई, ये तो गलत नियम था। तो ऐसे तमाम नियमों के धीरे धीरे आए हम लोग राजनीति। तो उस पॉलिटिकल पावर, द स्ट्रॉन्ग जनरल गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। आज के दिन में हमारी सरकार क्या है, अंग्रेजों ने हमारे मंदिर नष्ट किए, हमारी संस्कृति को नष्ट किया, मुगलों ने नष्ट किया। तो मेरी सरकार आज के दिन में राजनीति से उसे हम फिर से कानून बनाकर, पैसा देकर संरक्षित तो कर रहे हैं। ये हमारी धरोहर है भाई, निषाद राज का किला है, वहां बन गया 56 फुट की मूर्ति लग गई, किले को स्वर्ग हो गया, तमाम बन रहा, वहाँ संध्या केंद्र बन रहा, भजन केंद्र बन रहा है, घाट बन गया है, समचौरा घाट बन गया, सब जा रहे हैं पर्यटक स्थल देखे तो निषाद राज का किला है। ऐसे बहुत ऐसे जगह है कि हम, राम मंदिर है, वहां की कितनी व्यवस्था आने जाने की सर। ये मतलब आज
राजनीति से हम उस उजड़े हुए वो खंडित है, वो खंडित जो है तो विध्वंस किया हुआ अंग्रेजों मुगलों को फिर से हम अपने, ऐसा नहीं है कि हम धर्म के काम को सरकार से नहीं कर सकते, मतलब उसे कौन कर रहा है? राजनीति कर रहा है। दलदल में निचले पावदान में रहने वाले दलित थे, निषाद उजड़े हुए अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। भाई क्या कर रहे हो? अंग्रेजों ने कहा कानून बना के तुम्हें उजाड़े, तो कानून से उजाड़ा निषादों को ने, तो भगवान ने तो नहीं उजाड़ा है? इस देश के राष्ट्रवाद के नाते उजाड़ा। सड़क नहीं थी, नदी था, नदियों में सीधे लड़ाई निषादों से हुई। रोजी रोटी डुबा के अंग्रेजों को मारा, क्योंकि वो लूट के लेके जा रहे हैं। तो लूट के ले जाने वाले तो लुटेरा ही कहेंगे ना, और लुटेरों के हाथ में सत्ता आ गई, कानून बनाकर लूटे भी, कत्ली भी किया और लोगों को उजाड़ भी दिया। तो इसे तो नहीं कह सकता कि भगवान ने उजाड़ा है। भाई क्रिमिनल काज घोषित किया 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में हम गए थे देखने के लिए। इसके मतलब एक गुरु का मतलब होता कि सही जानकारी देना। अंधेरे में रहने से बेहतर, अंधेरे में जो जीवन जी रहे थे, निषाद समझ रहे थे कि मछली मारने वाली जात है, निषादे समझ रहे हैं हमें नाव चलाने वाली जात है, निषादे समझ रहे हैं कि हमको भगवान ने गरीब बना, नदियों में उजड़े नदी किनारे रहने वाली जाति है। निषाद को लगा कि नहीं, हम तो सबको पार उतारने वाले हैं, भगवान राम को पार उतारे, सबको वोट दे दो बस। निषाद समझ रहे हैं हमें भगवान ने गरीब बना रखा। लेकिन जब इतिहास में हमने जब देखा तो कि ये क्या अंधकार का जीवन जी रहे हैं, तो मैंने कहा अरे यार ये तो क्रिमिनल कास्ट से घोषित जाती हैं, ये तो राष्ट्रवादी हैं, ये देश को गुलामी की जंजीर से काटने वाली जातियां हैं, ये तो देश में उजड़ने वाली जातियां हैं, ये तो फांसी चढ़ने वाली जातियां हैं, ये तो खून से सींचने वाली जातियां हैं। इनके संघर्षों का परिणाम है संविधान, इनके संघर्षों का परिणाम है उसमें रिजर्वेशन। तो ये चीजें भाई राजनीतिक गुरु, सबके राजनीतिक गुरु रहे हो, चाहे अम्बेडकर के रहे हो, चाहे जो है भाई अम्बेडकर पढ़ने गए कोलंबिया में, तो किसी न किसी के अंदर थेसिस तो पीएचडी किया ना, तो पीएचडी किया अगर 4 सब्जेक्टों में, तो जिसके अंदर पीएचडी किया उनका गुरु रहे ना, लाइब्रेरी पढ़े ना, उनको समझाया ना कि भारत में इस तरीके की व्यवस्था है। किताब की जानकारी किसने दी? भारत के अंदर जो इतिहास भूगोल अम्बेडकर को किसने दिया? भाई अम्बेडकर को पढ़ने गए कोलंबिया में, उनके गुरु भाई ये क्या नाम था, जो आपके साहू महाराज जी। अगर साहू महाराज जी नहीं होते तो कैसे पढ़ते हो भाई? है तो उनको एक गुरु, पहले प्राइमरी में पढ़े एक गुरु, वो ऐसा गुरु थे कि दरवाजे के बाहर बैठाते थे। लेकिन एक गुरु मिल गए कि नहीं जाओ भाई हमसे पैसा ले लो, पढ़ के आओ। वहां गए, उनको गुरु मिले, पीएचडी किया, एक सब्जेक्ट में नहीं किया, सोशियोलॉजी में किया, इकोनॉमिक्स में किया, हिस्ट्री में किया, सब में किया, 4 सब्जेक्ट में आया, तो 4 मंत्री रहे। तो जब वो पढ़ाया उनको किसी गुरु ने, सही बात समझाया, तो अम्बेडकर को समझ में आ गया और कलम आंदोलन शुरू कर दिया, और उन्होंने लिखकर संविधान के लिए आंदोलन, तो वो वैचारिक आंदोलन शुरू किया। तो अम्बेडकरवाद का मतलब वैचारिक, अम्बेडकर मतलब एक विचारधारा कि आज के दिन में कि इस तरह से अगर कि भगवान ने इन्हें ऊपर भेजा, इन्हें नीचे भेजा, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान में है कि नहीं, नीचे वाले पावदान वालों को, इन बड़े लोगों को जब संविधान सभा में चुना हुआ, बहस हुआ, तो बड़े लोगों सबको कहा कि भाई सहृदय ये उजड़े लोग हैं, नीचे अंग्रेजों मुगलों से उजड़े लोग हैं। 1931 में अंग्रेजों से गिड़गिड़ाए, अंग्रेजों ने कहा कि अब मत मारिए, जो कहिए मैं लिख देता हूँ। तो 1931 में सेकेंडरी एक्ट में लिखा, रिजर्वेशन पॉलिसी लिखी, शेड्यूल्ड कास्ट बनी, शेड्यूल्ड अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना, मतलब नीचे सूचित किया जाएगा कि कमरे काम करने वाले चमार भाई, कपड़ा धोने वाले धोबी भाई हैं, टीका की नदियों में काम करने वाले, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले मझवार होंगे, केवट मल्ला, कश्यप हार तुरैया होंगे। ये सब क्या है? ये सारा कुछ उस समय लिखा है। 1931-41 में करना, 51 में संविधान बन गया। संविधान सभा जब बना तो उसमें आवाज उठी कि नहीं ये उजड़े लोग हैं, इनको बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े को अगर ये हमको किसी गुरु ने बताया, तो मेरा काम है आपको बताना सबको, तो ये मेरा काम है। उसको ये नहीं है कि गुरु आंख खोलने के लिए आता है, दिमाग का ऑपरेशन करता है, उसे आपके दिमाग के कपाट को खोल देता है कि अपने दिमाग से सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। हतदीपो भव, बुद्ध ने कहा था। उन्होंने कहा समता, ममता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर राष्ट्र का निर्माण हो। प्रियम्बुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेन पेज पर लिखा, बुद्ध के सारे उस समय की व्यवस्था में एक लिखी हुई है कि सभी लोग भगवान के औलाद हैं, सबको जो है बराबर का हक बनने का अवसर प्रदान किया जाए। इसी आधार पर संविधान बना। सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून से बराबर किया जाए।
जो बड़े लोग हैं वो कमाएंगे, छोटे वाले के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, सरकारी पैसे से पढ़ा के सरकारी नौकरी दिलाएंगे। हर महीने कोचिंग सेंटर हर जिले में खुल गया कि बजट से जाएगा, इन कमजोरों बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनको भी अधिकारी कर्मचारी समझदार बनाया जाएगा। भाई जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तो समझ नहीं रहेगा। तो लिखा भाई जो शिक्षा हो शेरनी का दूध है, जो पिएगा गरजेगा जरूर। तो ऐसी स्थितियों में जो है इस चीज को लोगों ने कहा, तो अब लिखा गया। तो बड़े लोग जो है दिलदार थे उस समय, उनको समझ में आ गई। उन्होंने कहा नहीं, संविधान में लिखा जाना चाहिए कि हम लोग भाई होशियार लोग हैं और हम लोग जमींदार लोग हैं और हम लोग कमाएंगे, सरकार को पैसा टैक्स चुकाएंगे, और जो खजाना आएगा जमीन से, सोना चांदी हीरा मोती अबरक पानी कोयला पत्थर जो है ये बनेगा, महंगा जो चीज है जो है, ये सारे पैसे इकट्ठे होंगे, जो घटेगा हम लोग टैक्स देंगे, और टैक्स से इकट्ठा होगा, देश भी विकसित होगा और ये राष्ट्र भी विकसित होगा और ये गरीब का भी विकास किया जाएगा। तो उसमें एक रिजर्वेशन प्रणाली की गई, आरक्षण की व्यवस्था दी गई। आरक्षण एक अवसर है, ये भीख नहीं है, ये अवसर प्रदान किया गया कि अंग्रेजों ने जिसे उजाड़ा, धर्म ने जिसे उजाड़ा, नदियों ने उजाड़ा, ये उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है, ये भी बताना आवश्यक है कि भाई जिसके घर में धनाढ्य हो गए वो भी अवसर पा रहे हैं, बाकी जातियां कहाँ जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा, व्यवस्था दिया, अब उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं राजनीतिक डर के मारे कि लागू कर देंगे तो नाराज हो गए, फांसी नाराज होगा, सुनकर नाराज हो जाएगा, जमार भाई नाराज हो जाए, तो भी नाराज हो जाएंगे। उनके डर के मारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं लागू हो रहा। ये चीजें आपको जब लिख दिया कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग एंड द गॉड पावर, लिख दिया और लिखा कि पॉलिटिक्स नथिंग एल्स, राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति ओनली इन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर, जनता के पैसे और जनता के भविष्य का अभिभावक है राजनीति। तो एक अभिभावक कैसा होना चाहिए, तो ज्ञान हमारे पास होना चाहिए ना। तलवार के आगे लिखा है कि पॉलिटिक्स ओनली विद द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फ्यूचर एंड पब्लिक फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशनलिटी, ये देश की सुरक्षा, देश के विकास, और ये अभिभावक है। कैसा अभिभावक भाई, तलवार के बदौलत आए, गर्दन पर रख के धर्म डंडे में हरे रंग का झंडा टांग दिया, वो हो गया 750 बरस। वो तोप लेके आए, उन्होंने तोप से उड़ाकर उन्होंने अपना झंडा टांग दिया। तो ऐसे थोड़ी होता है, कुछ लोगों के दिमाग में कब्जा करके इस तरह, ये चीजें नहीं है। ये चीजें तब है जब आप, तो राजनीति एक व्यवस्था है कि देश के पैसे से लोगों को बजट और गजट बनाया जाएगा, बजट बनाया जाएगा। तो मेरा और कोई काम नहीं, हमारा भी कोई राजनीतिक गुरु है भाई, गांधी के राजनीतिक गुरु पोखरे रहे हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस के भी गुरु रहे, सबके गुरु रहे, अम्बेडकर के भी गुरु रहे, तो हमारे कांशीराम गुरु रहे। अब कांशीराम ने क्या किया भाई, सोई हुई कौम को जगाया, उन्हें बताया कि मरा मांस खाओगे मरते रहोगे। उन्होंने कहा कि भाई देखो कानून बना है कि इसके चक्कर में रहोगे तो पाखाना साफ करोगे, गोबर का दाना खाओगे, झोपड़ी में सोओगे, खोपड़ी में झोपड़ी लगो। इसमें कानून बन गया भाई कि अब तुमसे सो साफ करेगा, पाखाना हो जाएगा, सीधे जेल खाना। इसमें लिख दे तुम्हारा बेटा पढ़ने जाएगा, खजाना पाएगा, तुम्हें खजाना छूना मना है, खजाना लिखा हुआ तो दे दो, स्कूल हो जी पास पढ़ेगा। और क्या कहा, अरे कोचिंग सेंटर वहां सरकार के पैसे से पढ़ेगा क्योंकि तुम उजड़े लोग है, बसाने की व्यवस्था दी गई है। उन्होंने कहा और क्या कहा, जहां तुम अनुसूचित जाति की सीट है, सीधे विधायक जाओगे, विधानसभा जाओगे, वहां कानून बनवाओगे, विधान परिषद में सीटें रिजर्व, प्रधान हो जाओगे, बीडीसी, जिला पंचायत, सांसद, विधायक। ये इसलिए दिया कि आप जाके आवाज बनोगे, नेतृत्व करोगे, एक कमजोर के लिए क्या क्या जरूरत है वो आपको समझे। तो ऐसी स्थितियों में उन्होंने बताया, तो क्या किया उन्होंने, तो नहीं कहा ना कि भाई ये है कि संवैधानिक अधिकार, आप एक धार्मिक अधिकार मानकर नीचे हो, संवैधानिक अधिकार में ऊपर हो, तो कौन सा ठीक लगता भाई। उसी पन्ने में आप मछुआरों के साथ 578 जातियां हैं, 193 जाति उत्तर प्रदेश में है, जो अंग्रेजों से लड़ने के नाते उजड़ी है, रोड पर, पाइपलाइन में, पॉलिथीन में। अब संविधान की सूची है, 1 नंबर पर अगरिया है, लोहार की पर्यायवाची जाति, वो जो पत्थर कट दबगर के नाम से है,
पत्थर कट को पतना ही नहीं है। वो पत्थर उस समय झगड़े जो है पत्थर से होते, हथियार पत्थर से बनते थे। देश के विकास में पत्थर कट का कितना योगदान है बताइए। पहले तो हथियार पत्थर ही बनते थे, अंग्रेजों से मारने के लिए पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे उस समय है। तो उसका नाम दबगर है, दबा हुआ। अब पत्थरकट का दबकर के नाम से है। अब वो आजकल पत्थरकट को पता ही नहीं कि मेरा नाम, हमको अनुसूचित जात की सूची में मेरा बेटा फ्री में पढ़ेगा, सब जाएंगे। वो बेचारे झोपड़ी में जगह जगह पले पड़े हुए हैं आज के दिन में। वो ये है जो जान गए, जो सेवा कर रहे थे अंग्रेजों की, में वो पा गए। ये चीजें आज का दिन याद करने का दिन है सबको कि भाई हमें धार्मिक आधार में कहाँ है और संवैधानिक आधार में कहाँ है। तो संवैधानिक आधार मतलब धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर आदमी मेहनत करके जीता है, लेकिन संवैधानिक आधार भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या आपका भाई 66 नंबर पर तुरैया है, 53 नंबर पर मझवार है, 24 नंबर पर चमार भाई है, 30 नंबर पर धोबी है, पासवान है, ये सारे लोग ले लिए। तो भारा और राजभर और निषाद, प्रजापति, शिल्पकार हैं, ये जातियां आज राजनीतिक गुरु न होने पर थे। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांसीराम हुए, तो आज देखो उनको राजनीतिक जानकारी दी। गॉडफादर मतलब पॉलिटिकल गॉडफादर मतलब एक तरीके से राजनीतिक गुरु मान के चलो, एक ज्ञान दिया। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन हुए मुलायम सिंह को, उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, और ज्ञान दिया तो देख लो कहाँ राजनीति में है। तो अगर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी गई तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको फिशरमैन को छोड़ दीजिए, आज के दिन फाइटरमैन कहिए कि जितने फाइटर थे, जिन लोगों ने उसको फिशरमैन छोटा हो जाएगा। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फाइटरमैन, जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा था, 578 जातियां हैं, ऐसी जातियों के साथ जो अन्याय हुआ था, जो आज उजड़े लोग हैं रोड पर पाइपलाइन पॉलिथीन में, उनके संघर्ष, उनके उजड़ने का, फांसी पर चढ़ने का परिणाम है कि जो हम आज यहाँ बैठे हैं, गाड़ी चलते सड़कें हैं। तो आज काम करने की जरूरत उनके लिए है, निचले पावदान। एनडीए भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य भी यही है, मूल भावना, कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को विकास की धारा में लाया जाए। तो निचले पावदान पर कौन है भाई? लेदरमैन संख्या से 100 गुना ज्यादा अपनी नौकरी में, मिल्कमैन संख्या से 100 गुना ज्यादा है। तो जो 100 गुना उन्हें ब्रेक करना, जो निचले पावदान पर है कौन उजड़े। अब वो हुए तब लेदरमैन वहां जब इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनको दी गई, संवैधानिक सुरक्षा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है? संवैधानिक सुरक्षा। संविधान में कहा कि भाई निषाद के बेटे बेटी को या मछुआरों के बेटे बेटी को कोई अंगुली दिखाएगा जाएगा जेल, अपमानित करेगा, रे बोलेगा जाएगा जेल, उसका कुछ कब्जा करेगा जाएगा जेल, उसकी नौकरी पर नहीं कब्जा कर सकता, उसकी सीट खाली रहेगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, सरकार के पैसे से बनेगा, बल्कि पढ़ने के बदले पैसा भी पाएगा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब इसको अपने ज्ञान होने के नाते हम लोगों ने दूसरे को राजनीतिक गुरु मान लिया, इनके भरोसे रह गए। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी ले लो भाई, चलो इनके साथ हो जाओ। उन्होंने कहा कि भाई बोल 85, तब 85 में हमने गिनती कर ली, अब पता चला देना हुआ तो किसको मिला। आज के दिन में लिख दिया 60% ठेकेदार अनुसूचित जाति के होंगे। अब उनके यहाँ हल्ला हो गया, अनुसूचित मतलब खाली लेदरमैन है, बाकी जाति अदरमैन का पता ही नहीं है। तो अपने हिसाब से कानून बनाकर उन्होंने निषादों की जमीन पर 3 वर्ग 5 वर्ग 6 थी, आसामी दर अंग्रेजों से वो छीना गया। ये क्या है? ये तो पॉलिटिकल गॉडफादर की नहीं चाहता, वो राजनेता ऐसे किए हैं, राजनीतिक शक्ति। तो ये जानकारी गाँवों को देना आवश्यक है कि भाई आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेना है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मतलब राजनीतिक संवैधानिक सुरक्षा। तो दलितों को धार्मिक अधिकार कहाँ था? नीचे था, और संवैधानिक अधिकार मतलब ऊपर हो गया, सीधे बिना जहाँ प्रधान होगा अनुसूचित वहाँ कोई नहीं लड़ेगा, ऊपर वहाँ बीडीसी होगा, जीतेंगे। फिर उसके बाद महिलाओं को सबसे नीचे रखा गया था, अब संविधान में 33% आरक्षण हो गया। आज के दिन में देखो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दे दिया गया। आज इनको धर्म में इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, अधिकार मिल गया। अधिकार था, लोगों ने बीच में गलत किया था। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता तो वेद व्यास जी लिखते कैसे वेद?
इसका अधिकार तो मेरे को था ही, बीच में लोगों ने छीन लिया, चालाक लोगों ने धोखा से भ्रम डाल के। अब भाई अगर निषाद के घर में पैदा हुए वेद अभ्यास तो अधिकार नहीं होता तो लिखते कैसे वेद आज के दिन में है? तो ये चीजें बाद में आई कि एकलव्य को क्यों पढ़ने, क्यों धनुर्विद्या सिखाई जा, बेचारा किस तरीके। तो ये चीजें तो आपको जानना आवश्यक है कि कैसे होगा। तो ये जानकारी हम पॉलिटिकल, आज के दिन में धार्मिक गुरु अलग हैं, राजनीतिक गुरु अलग हैं। तो भाई वेद में राजनीति भी तो है, इसके मतलब वेद अभ्यास तो राजनीति भी लिखा। अर्थव्यवस्था क्या है, अथर्ववेद क्या है, अर्थव्यवस्था सही कैसे हो, तो वो भी तो राजनीति है। राजनीति क्या है, टैक्स लगाना, पैसा इकट्ठा करना, अर्थव्यवस्था बढ़ाना, हाँ ठीक है ना, बिना पैसे का। तो आखिर क्या है वेद अभ्यास? निषाद राज का किला है, आखिर क्या है? तो ये 14 किताबें लिखकर आप लोगों को आज तो राजनीतिक गुरु के रूप में अगर आप मान्यता देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उससे प्रेरित होइए, उससे इंस्पायर्ड होइए, जिम्मेदारी लीजिए। क्योंकि मैंने आज हमने दिया है मोबाइल हमारा, तो उसमें मैंने आज भेजा था पूरा कि क्या क्या आवश्यक चीजें हैं। एक आपको अगर हमारे साथ हैं, मोबाइल कहाँ है, तो ऐसी स्थिति में आप सब लोगों को उसको जानना आवश्यक है कि क्या क्या गुण होते हैं। तो इसीलिए कहते हुए एक लाइन कि लोगों को कि अभिभावक के रूप में हमें राजनीति में कैसा अभिभावक चाहिए जो सबका ख्याल करें। तो संविधान एक तिजोरी है, संविधान एक समस्याओं का समाधान है, संविधान आपका भविष्य है, संविधान ही एक ऐसा है कि जो आप सब लोगों को समानता का अधिकार देता है। इसलिए मैंने आप लोगों को सुबह ही इसके लिए आप लोगों को बता दिया था कि कुछ है नहीं, एक मार्ग मतलब रास्ता होता है, और दर्शन और दर्शन मतलब आप उसे देख लिया और अच्छा है तो बता दिया ऐसे चलो तो रास्ता मिल जाएगा। तो कांसी राम से पहले धार्मिक गुरु लोग थे, तो दलित जाता था पैखाने की तरफ, उसका धर्म में था कि हम पैखाना साफ करेंगे तो खुश हो जाएंगे भगवान। लेकिन उनका एक राजनीतिक गुरु मार्गदर्शक हुए, उन्होंने कहा ये रास्ता इधर भेजो, वोट दबाओ, झंडा टोपी लगाओ, एक नेता मानो, और इसमें जितने भी दलाल हैं उन्हें हलाल करो, और इधर चलोगे तो उधर जाओगे पखाना। उन्होंने कहा इधर संविधान में लिखा है खजाना 23%, जितना भी बजट होगा उसमें 23% आएगा। तो उन्हें अब उस मार्ग दर्शन कराया, वो दर्शक हो गए, रोज देखते हैं कि हमारा इतना भाई वोट न जाए, वोट चाबी है हमारा, वोट से हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। संविधान में हमारा 23% रिजर्वेशन वो कैंसिल है, वो रोड पर आ जाते हैं। तो दर्शन कराया उन्होंने, ये दर्शक हो गए, देख रहे 24 घंटे एकदम कि कैसे भैया ये हमारा है, वोट में हमारा बूथ अध्यक्ष होना चाहिए। अभी शेषनाथ दिखा रहा था कि बसपा के लोग बूथ गठन शुरू कर दिए, उनको एक सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। तो ये कहने का मतलब कि उनको मालूम है कि ये बूथ नहीं है, ये खजाने की चाबी, भविष्य की चाबी का केंद्र है, और वोट से भविष्य बनना है। वोट ही जनता जनार्दन है, जज है, द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। यीशु का असली भगवान वोटर है, तो गेट पास वोटर के पास है। तो उनको दिखाई दे रहा है कि दर्शन करा दिया कि ये वोटर नहीं है, ये भाग्य विधाता है, वोटर नहीं है, गेट पास देने वाला है, ये वोटर नहीं है, आपका भविष्य बनाने वाला है, वोटर नहीं है, खजाने की चाबी है, वोटर नहीं है, आपको 23% जो आपका हिस्सा दिलाने का पावर इसके पास। तो वो अपना दर्शन करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम, तो उसमें आए कि प्रोग्राम है कि एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति पढ़ाओ, अबाउट द पॉलिटिक्स, कि राजनीति क्या है। तो मार्गदर्शक के रूप में कांसी राम आए। तो एक धार्मिक मार्गदर्शक थे तो वो दलदल में थे, और एक राजनीतिक मार्गदर्शक आए तो महल में आ गए। तो उस रास्ते पर चलने के लिए तो डॉक्टर साहब का काम है मार्गदर्शन करना। हम मार्गदर्शक हैं, आप खाली देखो। हम मार्गदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग में हमारे समाज के लोगों को बैकवर्ड के लिए कहा गया। अब धर्म में लिखा पंचम वर्ण निषाद, तो मोदी तो कहते सबसे ऊपर निषाद है, निषाद राज भगवान राम के बेटा निषाद राज अधूरे निषाद राज। तो योगी जी भी कहते जय निषाद राज। इसका नाम ऊपर है पंचम वर्ण। निषाद राज का किला बन गया राम मंदिर के सामने,
तो अब इनके वंशजों को संविधान में लिखा है ये भी ऊपर रहेंगे, 23% आरक्षण है, ये भी ऊपर रहेंगे। 53 नंबर पर मझवार है, पहले नौकरी में ऊपर रहेंगे, पढ़ने में ऊपर रहेंगे, कोचिंग में ऊपर रहेंगे, अधिकारी में ऊपर रहेंगे, राजनीति में ऊपर रहेंगे, संविधान भी लिखता है। तो हमें तो धर्म में भी ऊपर और संविधान में। लेकिन अब कैसे कैसे गुरु हैं जो कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा काम है भाई, हमारा काम मार्गदर्शन का है। मैंने सुबह ही लिख दिया था, उसको सब लोग शेयर कर देना। मेरा काम है कि सलाह और प्रेरणा प्रदान करना, कि सलाह देना कि ये काम करोगे तो गलत हो जाएगा, ये काम करोगे तो अच्छे रास्ते पर जाए, उसका समय मतलब सलाह देना मेरा काम है। कि आप मैंने बता दिया कि अब पसीना गाड़ने वाले को क्या मिलता है, थोड़ा 30 साल पढ़ने वाले को क्या मिलता है, और अर्थव्यवस्था किसी राजनीतिक अर्थशास्त्री के साथ रहने से हमें क्या मिलता है, और राजनीतिक व्यक्ति के साथ रहने का क्या मिलता है। भाई आप कानून से सेवा कर सकते हैं, आप लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि राजनीति में एक जीवन का आकार देना है। दलित कैसे आकार में रहते थे झोपड़ी में, किस तरीके से उनका जीवन चल रहा था कई हजार वर्ष से, कांशी राम ने उन्हें आकार दिया। अब आकार दे दिया तो देखो कितने अधिकारी कर्मचारी हैं। नहीं तो पता चला वो उनके बाप क्या थे, उनके बाबा क्या थे, उनके दादा क्या थे, उनके दादा किस तरीके से जीवन जीते थे। भाई एक राजनीतिक गुरु आए कांशी राम, तो एक आकार दिया तो उनकी पीढ़ी कैसे होगी। हमारे समाज के लोग क्या देख लो, नदियों किनारे क्या दशा उनकी झोपड़ी में है, खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, किस तरीके से उनको केवटा मलावा बिंदुआ का सब कहते हैं, कैसे मजदूरी कर रहे हैं उनको। तो मेरा काम आकार देना है, और आकार का मतलब कि जब आएगा संवैधानिक सुरक्षा ले लेगा तो उसका बेटा पढ़ लेगा। गरीब का भी तो हैंड टू माउथ है, बेचारा दिन भर कमाता, शाम को किसी तरीके अनाज खरीद के लेके जाता है। तो संविधान में लिखा है कि उसी संविधान के आरक्षण की व्यवस्था से उसका आकार बदल जाएगा, प्रकार बदल जाएगा। पढ़ेगा अधिकारी, पढ़ते ही पैसा पाएगा और बढ़ेगा, वजीफा पाएगा, माँ को देगा, माँ किताब लाएगी, कपड़े लाएगी, ठीक से पढ़ेगी, खिलाएगी, आगे बढ़ेगा। वो सरकारी पैसे से पढ़ के आगे बढ़ेगा। इसके मतलब ऐसी जातियों को जिन्होंने अंग्रेजों से मुगलों से लड़ा है, उनके बच्चों का अभिभावक के रूप में राजनीति है। ये संविधान है कि हम अभिभावक हैं, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो ये आकार देने का काम है, इसमें और कुछ है नहीं। आज के दिन में इसमें आया कि लिखा था कि कुछ लोग हैं जिसको हम कहते हैं दुष्ट आत्मा है, जो दोष युक्त मन उनका है, उसको हम दुश्मन कहते हैं। और ऐसे लोग अज्ञानता पैदा करते हैं, अंधा बनाते हैं लोगों को, अपना धंधा चलाते हैं, अपना झंडा उठवाते हैं, अवसर मिले तो डंडा बजाते हैं। तो ये ऐसे कुछ लोगों का है कि ये बना रहे गरीब, बना रहे अनपढ़ गंवार, बना रहे एकदम मतलब अपने अगले पिछला जन्म खराब था इसलिए खराब है, अब बड़ी कुछ करेंगे लोगों की तो अगला। तो इस तरीके से जो है लोगों को मतलब जो सिस्टम है उसे वो अज्ञानता पैदा करते हैं। और जो राजनीतिक जो चैतन्य है, जो राजनीतिक जानकार है, जैसे गुरु मतलब जानकार जो अंधेरे से उजाले में निकाल दे, जो राजनीतिक जानकार है और उसके अंदर संवेदना है, तो ऐसा काम करता है कि वो उसको एक ऐसा ज्ञान, एक मतलब एक जानकारी देता है, समझदार देता है और दिखा भी देता है कि भाई ये तो अंधापन है, बल्कि इसे इस अंधेपन से उसका धंधा चलेगा। अंधा नहीं, आंख खोलो और देखो, और अपने दिमाग से देखोगे, तर्क से देखोगे क्या सही है। भाई पन्ने में लिखा था ना कि तुम क्या करोगे, और दूसरा संविधान के पन्ने में लिखा। तो आज के दिन में कौन सा पन्ना लागू भाई, विधान का कि संविधान का? तो समाज में तो था कि भाई सामाजिक रूप से कि यही काम दलित करेगा, ये काम निषाद करेगा, ये काम यादव करेगा, ये काम पंडित जी करेंगे, ये काम ठाकुर साहब। ऐसा नहीं, अभी तो संविधान में अवसर है, कोई भी आदमी कोई भी काम करे, उसके पास क्षमता तो, लेकिन नहीं। तो इसलिए ये जानकारी प्रदान करना, सही मार्ग दिखाना,
जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन करना। अभी आप देखते होंगे कि कोई आदमी बीमार हो जाता है तो कितना दर्द होता है, तो कहते नहीं ये खाना खाओ, ऐसे रहो, योग करो, सब जगो, है इसे परहेज करो, टाइम से करो। ये हर एक क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी है वो देने वाले को ही इस तरह का कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो है गॉडफादर है या कुछ भी है। मैं इतना संक्षेप में ही कहा जा सकता है कि गुरु जो होता है जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तक हम लोग थे, हम एक हमारे गुरु थे डॉक्टर रमाशंकर, वो 40 साल से इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर थे, पहले एलोपैथ के चीफ साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने 40 साल का अनुभव हमें दिया, तो मैं बहुत बड़ा अच्छा डॉक्टर हो गया, बहुत लोगों के रोग को ठीक किया। हमने इलेक्ट्रोपैथी में एक आयाम काम किया, मैंने बहुत डॉक्टर भी बना दिया, इस प्रैक्टिस अच्छे करते हैं। एक मैंने रिसर्च सेंटर खोला, डॉक्टर मैटी रिसर्च सेंटर, वो पटना रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर वो थे, जब वो मर गए तो हमें दूसरा रिसर्च सेंटर खोलना पड़ा। 4 बार अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कराए, तो जो लेकिन राजनीतिक गुरु जैसे मिल गया तो उन्होंने अलग दिखा दिया रास्ता, उससे परिवार पलता, कुछ लोगों को रोग ठीक होता। और ये हुआ कि राजनीति में आओगे तो लोगों को कानून से सुरक्षा देंगे, कानून से पैसा देंगे, शिक्षा देंगे, अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, तो लोगों को इलाज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मान न्यूट्रिशन से परेशान है, ज्ञान से परेशान है, ये सब चीजें। तो ये एक तरीका से कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र में है कि कौशल मतलब एक कला, एक मतलब बोलने की कला हो, चाहे प्रचार करने की कला हो, आगे बढ़ने की कला, समझने की कला हो, रैली, कोई भी उद्बोधन की कला हो, पढ़ाने की कला, कोई भी कला है, ठीक है। आप सम्मान पाने की कला पैदा करना, कौशल पैदा करना, और दृष्टिकोण और विचारधारा बदलता। राजनीतिक गुरु कुछ करता नहीं, विचारधारा उसके ऊपर है। तो दलित पहले किस विचारधारा में थे, नीचे जाने वाले, उन्होंने कहा नहीं हमें तो अंत नहीं रहूंगा, अम्बेडकर ने हमें तो संवैधानिक विचारधारा है, संविधान में जो लिखा है कि इसको मानो, ऊपर जाओ, पढ़ो, आगे बढ़ो। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। मतलब शिक्षा, उनमें था कि शिक्षा नहीं लेना है, अरे यहाँ शिक्षा लेना है, और फिर शिक्षा ले लोगे तो एक हो जाओगे, लड़ोगे नहीं आपस में, और फिर संघर्ष करके अपने समस्याओं का समाधान कर लोगे। तो ये चीजें हैं कि दृष्टिकोण और विचारधारा बदलने का भी काम है। इसीलिए मैंने कहा वैचारिक परिवर्तन का काम चल रहा अभी तक, हम लोगों का चलता रहेगा। तो इस तरह एक किसी के मार्गदर्शन के बिना उसका जीवन अधूरा है, क्योंकि माँ बाप अगर किसी के मार्गदर्शन में चले तो झोपड़ी में है या कहीं भी है, अगर उसे सही में राजनीतिक मार्गदर्शन नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा। व्यापार, कोई भी मार्गदर्शन हो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। इसलिए कहा जाए कि अधूरा और दिशाहीन होता है, कुछ नहीं दिशा दिखाता है और दिशा से दशा सही हो जाती है। अगर दिशाहीन है तो दशा खराब है, और दिशा सही हो गई तो दशा भी सही हो जाएगा। तो इसलिए दशा सही कैसे होगा, खुद अपने करना पड़ेगा उस रास्ते को देखकर। इसीलिए मार्गदर्शन और सलाह, जो मैंने बताया इससे पहले कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, ये एक मार्गदर्शन है कि इसको समझो कि शक्ति किसमें है। इसीलिए आप देखो कि जिनको पूजा पाठ की जिम्मेदारी वो भी राजनीति में है। ऐसा तो नहीं खाली पूजा पाठ कर रहे हैं, बोलो भाई पूजा पाठ धर्म की जिम्मेदारी जिनकी है वो राजनीति में नहीं है क्या? इसलिए मानते हैं कि राजनीति के बिना संभव नहीं है। तो जब वो खुद ही जिनको धर्म जिनके जिम्मे है, जिनको जिम्मेदारी है कि धार्मिक ज्ञान देंगे, लेकिन आज वो राजनीतिक ज्ञान लेके राजनीति में सफल है ना, तो इसका मतलब धार्मिक ज्ञान अलग चीज है, राजनीतिक ज्ञान अलग चीज है। तो धार्मिक ज्ञान रखने वाले भी राजनीतिक ज्ञान लेके अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब अज्ञानता था तब वो दूसरे तरह जीवन जी रहे थे, आज वो अज्ञानता खत्म हो गया, अंधकार दूर हो गया। तो आज देखो राजनीतिक शक्ति पाके अपने लोगों को कितना विकसित कर दिया, अपने भी सम्मान प्राप्त कर रहा। इसलिए लोगों को आगे कुछ है नहीं, ऐतिहासिक जानकारी मिलने के बाद
लोगों के अंदर भय होता है कि अगर हम, ठीक है भाई, भय क्या है? अभी राजनीति में है कि देश के लोगों का पैसा आएगा, आप उसे पढ़ोगे बढ़ोगे, लेकिन अगर आपके पास सामाजिक जानकारी नहीं है कि हमने उन गरीब के बच्चे से पढ़ा, सब गरीब ने सरकार को पैसा दिया, सरकार ने मास्टर को दिया, मास्टर ने पढ़ाया, अब मास्टर ने हमें पढ़ाया तो गरीब के पैसे से लेके मास्टर तनख्वाह पाया, तो हम गरीब के कर्जे हो गए। तो सामाजिक ऋण चुकाने की भावना, इस कलम में सामाजिक ऋण चुकाने का सोच हो तो शायद हो, इसके लिए मार्गदर्शन करना। ऐतिहासिक ज्ञान से मतलब एक आप देख लो, हम निषाद राज किला है, क्या थे, अभी क्या हो गए, कल क्या है, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, इसके मतलब हमारे पुरखों के पास खजाना था, न कि दारू खाना पूरी खाना का था। ये चीजें हम लोग को ऐतिहासिक ज्ञान देना, सामाजिक ज्ञान देना, राजनीतिक ज्ञान देना। वही कलम चलाया भगवान राम निषाद राज ने तो सुख कर आ जाए है, तो फिर अब कलम चले तो देखो क्या है, बहुत दुख मिलता था, तमाम माफिया थे, भाजपा नहीं सत्ता में आ पा रही थी, लेकिन जब हम लोग आए 2017 में हम आए तो आ गए, लेकिन 2022 में हम 2019 में केंद्र में दोबारा तब आई जब हम लोग आए, समझ गए। इस तरीके से इन लोगों को ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, भाई अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है, अर्थव्यवस्था जो है चलती कैसे है, भाई उधर बैठ जाओ, उधर पीछे देख देखो उधर, तो अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, भाई अर्थ क्या है, सरकार पहले राजा टैक्स लेते थे, राजा टैक्स लेते थे, जजिया कर होता था, कर प्रणाली थी, अभी टैक्स हो गया, अंग्रेजी शब्द आ गया, है ना। तो अर्थव्यवस्था क्या है, यही तो है, दो ही काम है ना, किससे लेना है, नोट छापना है, किताब छापना है, सिलेबस बनाना है, नियमावली बनानी है, विनियमितीकरण करना है, रोजगार देना है, किसको देना है। देख लो आज के दिन में क्या है, ये चीजें, ये सब, इसकी जो समझदारी है, आर्थिक और धार्मिक जानकारी, समझदारी, वफादारी, ईमानदारी, निष्ठा कैसे आपकी विकसित होगी, उसकी जानकारी देना ही काम है। निष्ठावान, अपने कार्य के प्रति निष्ठा, पार्टी के प्रति, अपने नेता के प्रति, अपने गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो निष्ठा मतलब मैं जो चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई हर आदमी बने। वेद व्यास जी चाहते थे सारे लोग बड़े बने, लिखा उन्होंने जानकारी, उन्होंने दिया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे था। आज के दिन में ईमानदारी से लिया उन्होंने, भाई ईमान ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी बहुत आवश्यक है, वफादारी बहुत जरूरी है। आप देखो भाई, वफा बेवफा होते हैं, यही दो शब्द हैं। तो वफा कैसे होगा, जब आप जो जिस रास्ते पर चले हो, जो आपको वादा हुआ है, क्या हुआ है, बटन नहीं है, नहीं इसमें कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन किया। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है उन्होंने इन खतरनाक मंसूबे थे अंग्रेजों के, उसको नाकाम कर दिया। उससे पहले तो सब मारे जाते थे, लेकिन राजनीतिक गुरुओं ने इन दोनों को एक ऐसा, भाई गांधी को जब ढकेल दिया गया, गांधी को जब ट्रेन से गिर गए, ढकेल दिया, तो उन्होंने कहा कि तुमको इसमें काले लोगों को चलने का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़े बाप के बड़ा बेटा हैं, विदेश में पढ़ने आए हैं, तो हमें सारा इतना लात मन रहा है, तो मेरे देश में अंग्रेज कितने लोगों कितना लती आते होंगे। तो उन्होंने अपना कोट वोट फेंका, कहा आज के बाद ये वकालत बंद करो। और उन्होंने कहा कि वकालत बंद करो, और हे अंग्रेज, मैं संकल्प लेता हूं, कसम खाता हूं, आज के बाद प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हें 2 लात मारकर ट्रेन से गिराया है, सारे मैं 10 लात मारकर तुम्हें देश से भगाऊंगा। और वो आया, और देखो प्रण किया, और आया, उन्होंने अपना मार अपनाया, और देखो किस तरीके से
गांधी का नारा था करो मरो, इसके मतलब जरूरत पड़े तो नाम अहिंसा का, लेकिन काम डू और डाई। किसका नारा है? इसका मतलब होता क्या? हमें समझ गया ना? अंग्रेजों को लगा साले को कि तो कुछ नहीं करेगा, संत है, समझ गए? डांडी मार्च किया, फिश लाइक एजिटेशन, फिश बोन लाइक एजिटेशन, मछली के होता है ना, कांटा होता है, ऊपर मुड़ी होता है, ऐसे ऐसे कार होता है। 30 लोग आश्रम से 20 लोग चला और सब जोड़ते रहा, इतना अधिक भीड़ हो गई, अंग्रेज साले पागल हो गए। तो ये आंदोलन अहिंसा तक मालूम उन्होंने, खतरनाक मंसूबों को कैसे नाकाम करना, उसकी सतर्कता कैसे होनी चाहिए, अलर्टनेस, ये तभी संभव है जब आप किसी के अनुभवी आदमी के साथ रहोगे तब। राजनीतिक गुरु ये सभी चुनौतियों को कैसे सामना करके सफल हो गए, ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए हमेशा पॉलिटिकली रूप से हम लोगों को इसे समर्थन में रहना चाहिए और उसे सलाह प्रदान कर उसे सही निर्णय कैसे लेंगे, रणनीति कैसे बनाएंगे, कैसे कामयाब होंगे, ये सब चीजें हैं। ये अनुभव बहुत मायने रखता है, अनुभव और जानकारी। अनुभव कैसे मिलेगा? क्योंकि बिना अनुभव के आप किसी बारीकी को नहीं समझ सकते। आप एक बार धोखा खाएंगे फिर सीखेंगे, धोखा खाएंगे सीखेंगे, मतलब मूर्ख आदमी सीखते सीखते अपना सत्यानाश कर लेता है, आने वाली पीढ़ी का भी सत्यानाश करता है। लेकिन होशियार आदमी दूसरे के अनुभवों से सीखता है, अपना तो कल्याण करता है, आने वाली पीढ़ी का। वो दूसरे कौन है? एक तरीके से वो भी सिखाने वाले गुरु है, मतलब गुरु मतलब गुण सिखाना, कितने गुण है, इस तरीके से अनुभव शेयर करना या आपके बारीकियों को समझने में, और कम समय में बढ़ जाए। सीखेंगे फिर बढ़ेंगे, सीखेंगे बढ़ेंगे। और वैसे ही जो गुरु होता है या जानकार होता है, समझदार होता है, वो अपना सीखा हुआ अनुभव दे देता है, ऐसे चलो हो जाओगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य को हमेशा, उद्देश्य जो होता है, गोयल जो होता है, वो आदमी अपने से नहीं सेट करता है, देखता है तब। अम्बेडकर का गुरु कौन हुआ? वो एक दोने में खाने वाला एक भिखारी जो मिर्चा समझकर वो सूखी रोटी को डूब के खा रहा था। उनके दिमाग में पूछा कि ये क्यों खा रहे हो भाई, तुम्हें तो था नहीं दोने में कुछ। उन्होंने कहा सब रोटी सूखी थी इसलिए दर्द हो रहा था, अब मेरा कोई दोस्त नहीं साहब, इसलिए सोच रहा था कि नमक है मिर्चा है तो लार बन रहा था, इसलिए तो सोचने से लार बनता है। इसलिए शरीर की प्रक्रिया, इस शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सोचने पर निर्भर है, तभी तो लार बन रहा। इमली सोचे लार बनेगा, नमक मिर्चा, तो नमक मिर्चा सोच के लार बन रहा, इसीलिए और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा घी क्यों नहीं सोचा? अरे कहा साहब खाए नहीं तो सोचे कैसे होता, किस टेस्ट का होता। इसके मतलब लोगों को टेस्ट कराना आवश्यक है, स्वाद जरूरी है, उनको सोच पैदा करना जरूरी है ना। जिसे सोच होगा वैसे ही शरीर की क्रिया होगी। इसके मतलब झोपड़ी में सोने की सोच थी, खोपड़ी में से झोपड़ी हटाकर महल में सोने के लिए, दलदल में सोचती रहने की महल में सोच है। तो कैसी सोच है? तो हमें अपने लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। तो मेरा तो कि आज के दिन में संकल्प लेने का सबको है कि आप लोग सोच बदलें। हम तो, मेरा काम है प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना और इंस्पायर्ड करना। और इसलिए इससे दो चीजें होती है इंस्पायर्ड और मोटिवेट से, एक तो आत्मविश्वास जगता और दृढ़ निश्चय, कर लेंगे, करेंगे, हार नहीं मानेंगे, ठीक है। और आत्मविश्वास मतलब हम ही करेंगे, हमारे अंदर इतनी क्षमता है, सब करेंगे, समझ गए। किसी से पूछा भाई कैसे कूद जाते हो 30 फुट, अब ना, तो उसने कहा पहले अपना दिल फेंक देता हूँ, शरीर अपने आप चला जाता है।
अपना दिमाग पहले फेंक देता हूं, मैं साले को कूद गया तो शरीर खुद ही चला जाता है। इसके मतलब हमें सोच करना। दूसरा, आपस में जो एक दूसरे से समन्वय और सहयोग का जो वो है, वो प्रभावशाली संबंध बनाने में भी एक फायदा, चूंकि ये बताते हैं कि अनुभव बताता है कि अगर अकेले रहोगे तो कभी उतने सफल होगे जो छोटा आपका। बड़ा लक्ष्य तभी होगा जब आपके साथ उसी लक्ष्य पर चलने वाले लोग मिलेंगे, तो आपको हो जाएगा। तो आप उसी लक्ष्य वाले खोजोगे, नहीं रहेगा तो बनाओगे, हो उसके अंदर लक्ष्य पैदा करोगे। मतलब उस आपका जो विचारधारा है वो तभी सफल होगी जब नेटवर्किंग होगी, एक दूसरे के सहयोग समन्वय स्थापित करोगे। ये तब संभव है कि जब आपके खुद विचारधारा पर चलें तो चलेंगे, तो पूरा नहीं होगा तो उसको भी चलाएंगे, उसको भी विचारधारा परिवर्तित करने के लिए अभियान चलाएंगे और इस तरीके से काम करेंगे, जिससे आपको सफलता की कैरियर में फायदेमंद होता है। नैतिक मार्ग, देखो अनैतिक और नैतिक दो होता है भाई आज के दिन में। मॉरल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, मॉरललेस सोसाइटी चल रही है आज के दिन में। क्या नैतिकता है? तो नैतिकता तभी होगी जब आप उस जेनेटिकल उस तरह की सोच के लोगों को लाओगे, तो नैतिक मूल्यों का ह्रास नहीं होगा। और इस तरीके से जो नैतिक मूल्यों पर आधारित जो है उसे कहते हैं कि एक जिम्मेदार, नैतिक मतलब जिम्मेदार व्यक्ति, जो जिम्मेदारी से हट जाए, इसका मतलब नैतिकता कहाँ उसके अंदर है। तो नैतिक जो अनैतिक राजनेता नहीं बल्कि नैतिक जो जिम्मेदार नेताओं को बनाने में मदद मिलती है। मैंने इससे पहले बताया कि इन लोगों के सभी हैं। और एक कबीर ने एक दोहा दिया था कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता है जान। मतलब हमारा शरीर विष के पौधे के समान है और गुरु अमृत की खान है। गुरु तक पहुंचने के लिए जान भी कुर्बान कर दी जाए तो भी सौदा सस्ते में मिल जाता है। मतलब हमें अगर सही मार्ग तभी है कि हम खराब मार्ग पर चल रहे हैं अंधेरे में, पता ही नहीं राजनीति क्या है, पता ही नहीं है कि राजा बनाने की नीति है। पहले पेट के राजा बनते थे, उसे राजनीति कहते थे, राजा बना रहे राजनीति। अभी गरीब आदमी राजा कैसे बनेगा? बताओ, किसी दलित के बाबा थे डीएम, बोलो मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, क्यों नहीं थे भाई? घर के मंत्री नहीं थे, उनको तो झोपड़ी किसने दिया? तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि आपको कि किस मार्ग पर चलते हैं। तो उनको राजनीतिक गुरु मिल गए कांशी राम यादव। क्या कहते हैं, 60 साल बाद बुद्धि होगा। ये गौपालक हैं, उन्हें पता ही नहीं था। और देख लो 60 साल पहले ही देख लो सत्ता में है। अब 60 साल सोचते हैं दिमाग में कि सत्ता सोचते हैं, वो सेवा सोचते हैं सत्ता है। तो पहले उनके दिमाग में सेवा था, है ना? तो सेवा करना तो एक अंधकार में जा रहा। अभी कहते हैं अब सेवा नहीं चाहिए, सरकार चाहिए। ठीक है, सेवा छोड़ के सत्ता है। तो आज के दिन में ये चीजें हैं। तो कहना आवश्यक था कि आप सब लोगों को किस रास्ते पर चलते हो और बिना, इसे कहते हैं शाश्वत ऊर्जा। शरीर में ऊर्जा है, भगवान ने दी हुई है, नेचर ने दी है। उस ऊर्जा को प्रेरित करके, ये ऊर्जा के स्रोत है आपका दिमाग। इस खोपड़ी को कितना कीमती बना सकते हो आपके ऊपर है, कितना कीमती बना सकते हो। अगर इसको आप 8 घंटे पसीना गारोगे तो 500 पाओगे। बोल भाई, पॉलिटिक्स में आओगे तो कितनी कीमती है। इंजीनियर बन जाओगे, अब देखो सीईओ क्या है। अब सोच सकते हो कि एलन मस्क जो है और क्या नाम है अंडानी क्या है भाई? अंडानी में जितना धन है उसका दुगुना धन उसके पास है, दुनिया में सबसे अमीर है। तो उसे पूछा पत्रकारों ने, भाई आप कैसे आप धनी हो जाते हो गए? तो उसने कहा कि भाई हमारा काम है कि मैं पेपर उठाता हूँ, अब पेपर उठाता हूँ और 10 साल की योजना बनाता हूँ कि कैसे कैसे इस महीने में क्या होगा, अगले महीने में क्या होगा, अगले महीने में क्या होगा, अगले महीने 12 महीने है, फिर अगले साल क्या होगा, फिर अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा। सारी योजनाएं बनाता हूँ और सारी योजना बनाकर उसको फिर योजना बन जाते हैं। तो उसने कहा था ये तो दुनिया सब लोग करते हैं, योजना बनाते हैं, बैठ जा।
तो सब लोग योजना बनाते हैं। तो उसने कहा योजना के बाद मैं एक काम और करता हूं, तो 10 साल का काम हम 1 साल में कैसे करेंगे, ये जानते हुए नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे। वो 10 साल का काम योजना हम 1 साल में कैसे कर लेंगे, ये जानते हुए नहीं कर पाएंगे, फिर भी करेंगे। ये हमारा काम है, करके दिखाना, ये हमारा काम है, और रिजल्ट आना आ जाता है। समझ गए? तो आज के दिन में क्या है, टेक्नोलॉजी का उपयोग है, एआई से है ना, क्या है, एआई से है। अभी वो पॉलिटिकल इतना धन हो गया है कि अब राजनीति में नहीं आएगा तो धन खत्म हो जाएगा, कानून बना के ले लिया जाएगा। अब उसको ज्ञान आ गया कि राजनीति में पार्टी बना के सत्ता में जाने, धन कानून बना के ले लिया जाएगा, आधा टैक्स में चला जाएगा। तो देखो बुद्धिमान आदमी फिर पार्टी बना लिया, है ना। मित्रता में एक उसी से सहायता लिया, जो नेता था उसे सीख के पार्टी बना लिया। ये तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई हमें करना क्या है। इसलिए ये चीजें हैं। तो आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है याद करने का, वेद व्यास जी को, अपने पुरखों को, निषाद राज को। ये राजा थे, झोपड़ी में नहीं थे, तो इस खोपड़ी में झोपड़ी कहां से आ गया, किसने डाल दिया? इसके लिए अंधा बना के हमें झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर किया गया। एक व्यवस्था के शिकार हम लोग हैं, उस व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा। उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए अंधेरा जो है, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। न बंदूक से मारोगे, तोप से मारोगे, डंडे से मारोगे, अंधेरा कभी खत्म नहीं होने वाला है। एक मोमबत्ती जलाओ, अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। और वो मोमबत्ती तब जलेगी जब उसमें बत्ती होगी। इसके मतलब ये जीवन रूपी अंधकार जो हमें लोगों ने अंधकार में रखा व्यवस्था में, कि तुम्हें जो है अदर मैन द रिटर्न बाय गॉड, कि दूसरी जातियों को भगवान ने भेजा है सेवा करने के लिए और लात खाने के लिए। इसमें सुधार करना पड़ेगा। इससे इस विचारधारा रूपी बत्ती लेकर घूमो, मोमबत्ती बनो। मोमबत्ती जल के दुनिया में प्रकाश बांटे, बिना जले तो कुछ होगा नहीं। मोमबत्ती पिघल जाती है, बत्ती जल जाती है, अस्तित्व खत्म कर देती है, और लेकिन आधारे को नष्ट कर लेती है। तो बहुत लोग हमारे लोग हैं, समाधान निषाद मिटे, बहुत निषाद पैदा होते हैं रोज। एक ऑस्ट्रेलिया हर साल पैदा हो रहा, उसमें 18% आबादी जोड़ के पैदा हो रहा। किसी का नाम है, समाधान निषाद का नाम है, आज भी लोचन निषाद का नाम है ना। 50 बार जमुना निषाद का नाम हमेशा लेते हैं, कुछ न कुछ किया है। फूलन देवी नाम लेते हैं ना, मैं सिंह राजपूत, धनराम वर्मा, रघुवरलाल वर्मा, मनोहरलाल जयपाल कश्यप, जूरीबिंद का नाम लेते हैं ना। क्यों लेते हैं भाई? उन लोगों ने मिटा है ना। मिटने के बाद क्यों लेते हैं? उन्होंने अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश जलाया, मेहमानों ने हवा के झोंकों से बुझा दिया उसे। तो भाई आप ऐसा प्रकाश बनो कि साले को आधी भी न उसको बुझा पाए। ये तभी संभव है जब आप उस संकल्प को लेते हो। तब अगरबत्ती क्यों सुलगाते बताओ? क्योंकि वो जल के राग बन जाए, लेकिन दूसरे को आनंद दे। हम जो है कपूर क्यों जलाते हैं? सीधे कपूर जो है जलता, कोई पानी नहीं बनता, सीधे हवा में उड़ जाता। हाजी, दुनिया में हर कोई चीज जलाओगे तो पहले पिघलेगा, फिर वाष्प बनेगा, पहले मतलब ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से फिर जो है भाप बनेगा। लेकिन कपूर एक ऐसा है कि डायरेक्ट साले को, बीच वाला कैंसिल है, इसीलिए उसको जलाया जाता है कि प्रेरित हो जाओ ना, इधर डायरेक्ट काम कर सकते, बीच वाला रास्ता खत्म करो, डायरेक्ट। तो आज भाई अपर कास्ट यहाँ है ना, अदर कास्ट बैकवर्ड है, पीछे बैक गियर लगा है। लेकिन अनुसूचित जाति क्या है? ये था कि जो डिप्रेस क्लास है, नीचे, लेकिन नीचे की डायरेक्ट वाले हो गए भाई। डिप्रेस से नीचे हो गए कि डायरेक्ट हो गए? बोलो भाई। तो हमें बीच में लटका दिया। हमारे लोग आधा कहते हैं अनुसूचित है, आधा कहते हैं पिछड़े हैं। तो डायरेक्ट होने के लिए तो आपको अनुसूचित में आना पड़ेगा ना, नहीं तो बैक गियर तो लगा रहेगा। तो ये तो जानकारी आपकी जिम्मेदारी है ना, कि आप असली में तब शिष्य हो
कि जब आज सारे गुणों को आप प्रदर्शित करो और अपने जैसे बनाओ। कापी डॉक्टर मतलब अंधेरे में उजाला लाओ, ये कहने का मतलब था हमारा। मतलब हमारे जो डॉक्टर रमाशंकर से जब मैंने उनसे पूछा कि हम यहीं रह जाए, लोग हमें डिस्पेंसरी खुलवाते, कानपुर में थे, रघुबर पुरानिया में, तो उन्होंने कहा नहीं, अंधेरे में तुम्हारा गांव कहाँ है, जंगल किनारे, नदी किनारे, ये है वो, कोई रास्ता अस्पताल, हमने क्या करने जाओ वहाँ। मैं 1 साल गांव में प्रैक्टिस किया हूँ अपने घरों पर, अंधेरे में दीपक जलाओ। तो इसलिए अंधेरे में दीपक जलाने के लिए आप माना। तो आज का दिन ये जो आज वेद व्यास जी को इसलिए कि आपके वंश के हैं, आज दुनिया पूजा कर रही है। निषादों में इतनी अज्ञानता है कि वेद व्यास जी के बारे में जान ही नहीं है, नेट में है तब भी नहीं पढ़ रहे हैं कि किसी परिवार में पैदा हुए। असम तो ये जानना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर नल निषाद के जन्म, तो नल निषाद का देखो हम लोगों ने कानपुर देहात में वो है ना किला, जैसे पूरे मछली तीर्थ, मछली पूरे बिल्डिंग में है, मुसानगर, और पूरा घर में एक यादव जी एक स्कूल चलाते कब्जा करके। तो ये तो आपको तो जानना पड़ेगा ना कि अगर पीछे मछली तर्क तीर धनुष है, पान जल है, राजा नल निषाद का चिन्ह है उत्तर प्रदेश के प्रियम्बुल में, इसके मतलब ये तो आपको प्रेरित करता है ना कि आप उस रास्ते पर चलो। ये राजनीतिक रूप मतलब यही है कि राजनीति का मंत्र सिखाना, और राजनीति का मंत्र मतलब कि राजनीति के उस प्रोग्राम को। तो ये 2 प्रोग्राम आपको आज संकल्प लेके पढ़ा जाए कि एजुकेटेड पर्सन के बहुत इम्पोर्टेंट। हमें पढ़े लिखे लोगों को राजनीति पढ़ाना होगा। उसे कहते शिक्षित है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो पेट भर पालेगा, परिवार पालेगा। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में निषाद पार्टी की यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर पढ़ लेगा तो परिवार तो रहेगा ही रहेगा, पूरा का पूरा जो पोजीशन है उस समाज का बदल जाएगा प्लेटफॉर्म में। तो पॉलिटिकल, तो ये जो राजनीतिक शक्ति है उसको पूरा करने के लिए आपको करना पड़ेगा। इसके लिए दूसरा है कि जब राजनीतिक रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, तो अब ये जो सबको समझाओगे कार्यकर्ता को, तो आपस में लड़ेंगे नहीं, आपस में प्रेम बढ़ जाएगा। धर्म प्रेम खोजता, तो राजनीति से बड़ा प्रेम क्या है। अगर आप इनको बता दो कि ये वोटर है, ये खजाने की चाबी है, तो आपस में वो 10 गाली भी देगा तब भी नहीं भागेगा ना, झगड़ा करेगा। अरे यार वो मेरा भाग्य विधाता, गेट पास इसी के पास, वो जानेगा कि हमारे भविष्य का गेट पास इसी के पास है। 2 झापड़ मार दो तभी नहीं भागेगा, गाली की बात ही छोड़ दो, झगड़ा ही नहीं करेगा। देखो दलित कहाँ झगड़ा कर रहे, जो ट्रेंड लोग हैं, RSS के लोग कहाँ झगड़ा कर रहे, बताओ। उन्हें मालूम है हमें वोट लेना है, वो तो मुसलमान का भी वोट लेने के लिए आप अपना कर रहे नहीं, वो जान रहे कि वोटर है हमारा। भाई बोलो, भाई मुसलमान के दिमाग में है कि इस धर्म का विरोधी है, इसे हटाओ, इसको हराओ, लेकिन उनका कहते नहीं, प्रयास करो, ये मेरा वोटर है, हमारे मुस्लिम प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक, हमारे मंत्री बने हुए हैं। तो इसका मतलब इस ज्ञान को देंगे कि रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, तो वोटर के पास नहीं है तो पॉलिटिकल गार्ड फादर के पास जाना है। वो वोटर क्या है, बस रियल गार्ड है ना। हम वोटर के पास जा रहे हैं गांव पढ़ाने, भगवान के पास जा रहे हैं इस युग में। तो ये भावना रहेगी तो आपको कभी आप न गेस्ट हाउस में रुकोगे, न तो कभी बिल्डिंग में रुकोगे, फिर उन्हें भगवान के बीच में दर्शन करते रहोगे। इसमें तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि हम किस तरीके से, हम फुल टाइमर हैं। फुल टाइमर का मतलब हम जान गए कि ये भगवान है, इसके साथ फुल टाइमर देना, ये हमारे लिए फुल टाइम जिस दिन दे दिया, उस दिन हम कहाँ रहेंगे, हमारा टाइम क्या है। इसलिए माइंड, टाइम और टंग, ये 3 का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अनुशासन बहुत जरूरी है कि अगर पतंग उड़ रहा है और बहुत बिना खींचे तो पतंग उड़ेगा नहीं, उड़ गया और बाप कहता है बेटा क्या जरूरत है, अरे डोरी उड़ने दो, डोरी कट जाए तो उड़ेगा कि नीचे आ जाए। तो वो तो सोच रहा था कि डोरी रोक के उसे रोक रही है, लेकिन रोक नहीं रही बल्कि उसको ऊंचाई पर पहुंचा रही है। तो ये जो अनुशासन आपको डांट फटकार या दायरे में रहने की बात की जाती है, वो आपके लिए महानतम पैदा करने के लिए।
महान बनाने के लिए है। कह दिया भाई आपको 4 मंडल देख लो, तो 4 मंडल देख लो, तो 4 मंडल का मतलब हो गया 25 जिला हो गया। 25 जिला का मतलब हो गया कि आप सोच सकते हो, है 4 मंडल का मतलब है कि एक मंडल में 3-4 जिले हो गए, 4 जिले हो गए, 20 जिला हो गया, 4 चौका 16, 15 जिला हो गया। 4 मंडल का मतलब हो गया 15-16 जिला हो गया। 15-16 जिला का मतलब क्या हो गया बताओ? एक लोकसभा में 5 विधानसभा है, 70-80 विधानसभा हो गया। 70-80 विधानसभा का मतलब अगर 50% लाओ तो 5 MLC होंगे। 5 MLC जो बनाए क्या बन जाए? केंद्रीय मंत्री बन जाए, है ना। तो ये तब संभव है जब आपको दिखाई देगा कि ये गांव, ये वोटर नहीं है, हमें 5 गांव जाने से, इन जातियों को पकड़ने से ये हो जाए, हम केंद्रीय मंत्री हो जाए, हम कैबिनेट मंत्री हो जाए। ये क्या है? यही तो जानकारी राजनीति में है कि बिना चुनाव लड़े महाराज जी मुख्यमंत्री हो गए, बिना चुनाव लड़े जो है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो गए, बाद में राज्यसभा बने, ये बाद में MLC बने, है नहीं? तो बोलो, मैं बिना चुनाव लड़े मैं MLC हूँ, बिना चुनाव लड़े मंत्री हूँ, बिना चुनाव लड़े दोनों सदनों में बैठता हूँ। बोलो, बिना चुनाव लड़े मैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, जहाँ से कानून बनते हैं। ये तो आपको जानना है, तो चुनाव लड़ाना बड़ा है, लड़ना छोटा है। अब क्या लिख दिया आज देखो, तुम्हारा वो श्रीनिवास विधायक शिकोहाबाद, अब पार्टी खड़ा ही नहीं कर रहा, अब उनको चढ़ा देंगे ऐसे तुम्हारे सभी जिलाध्यक्षों को, जीवर और बिक जाएगा, बाद में जाके ठेला चलाएंगे। भाई जबरदस्ती जितने जबरदस्ती निशाल लड़े, 16-17 निशाल लड़े थे 2017 में, एक को जिंदा है? बोलो, एक को कहीं सांस धिकार है? सब बेचारे जेवर और बेच के खेत बाड़ी बेच दिया, और ये है जबरदस्ती लड़ गए लोग, जबरदस्ती धरना दे दिया, नहीं टिकट देंगे तभी लड़ेंगे। हम लोगों ने मजबूरी दे दिया, पूछो पैसा भी नहीं लिया, बल्कि 2-4-5-10 हजार हम लोगों ने दिया, ले जाओ भाई। कैसे रैली नहीं करा पाए, नहीं समझे, हमने कहा 5 लाख लगा के क्या नाम है वो हेलीकॉप्टर पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, रीच द वोटर, वोटर के पास जाना। अब माइंड में क्या है? वोटर है कि द रियल गॉड है, रीच द रियल गॉड, रीच द वोटर, रीच द रियल गॉड, वोटर इज द रियल गॉड। तो उसको हम ईश्वर के रूप में देखेंगे लोकतंत्र में। मोदी पैर घुटनों के पूछते भाई, 24 घंटे उन्हीं के लिए भाषण देते हैं, काम भी करते हैं, अर्थव्यवस्था कहाँ चली बताओ? योगी, तो आप क्यों नहीं करोगे? रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर। अब भगवान का भी बुखार पकड़ता तो देखो दवाई ववाई खिलाया जाता है। उनको भगवान को क्या बीमार बना रखा कि दारू पीने वाला है, बउआ पर है, बिकने वाला है, तमाम ये रोग, तमाम उसके ऊपर रोग लगाए गए। उदासीन है नकारात्मक है, उल्टा ही सोचता है। तो भगवान ने उल्टा सोचेगा तो क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। तो उसको भाई सीधा सोचेंगे तब, इसका मतलब आप उनसे बड़े हो। ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर। अब अगर आप इस लोकतंत्र में उसको पढ़ाने जा रहे हो, भगवान को पढ़ाने जा रहे हो, तो तुम क्या हो गए? भगवान हो गए। अगर इस लोकतंत्र में वोटर को भगवान की श्रेणी दी गई है, भाई भाग विधाता है ना, जिसको दे दिया विधायक हो गया। अरे भाई विधायक मतलब कानून बनाने वाला, विधि बनाने वाला, है ना। किसके पास पावर है लोकतंत्र? वोटर के पास। वोटर भी होश है, तो अब उसको होश, भगवान को पढ़ाने जा रहे हो, तो तुम्हारी उपाधि क्या है बताओ? बोलो भाई, द टीचर द गॉड, मतलब इस लोकतंत्र में द पॉलिटिकल टीचर फॉर द पॉलिटिकल गॉड, राजनीतिक ईश्वर को पढ़ाने जा रहे हो, तो कितनी बड़ी उपाधि है भाई आपकी? छोटी उपाधि है। ये तो सोचना पड़ेगा ना कितनी बड़ी उपाधि हमें मिलना। अब किस रूप में हम पेश आते हैं उसी हिसाब से आपको मिलेगा। हम भगवान के रूप में आते हैं, शैतान के रूप में आते हैं, कि इंसान के रूप में आते हैं।
और हम लोग देखो कैसे कैसे आप लोगों को अभी कितनी तहलका मची हुई है। तो ये चीजें हैं कि ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर, कास्ट द वोटर। भाई वोटर के पास जाना है, जब होश में लाना है, फिर जोश में लाना है, और फिर सही जगह वोट पड़ाना। तो वो अब तब इसके मतलब बेहोश है तब तक आपका अभाग लिखेगा, अगर भाग्य लिखवाना है तो उसे होश में लाना है। शुद्ध शब्दों में दोषी डॉक्टर संजय ने अपने ऊपर दोष लाया था कि रास्ता ही बता रहा हूं आज के दिन में कि जिसको भी अपना भाग्य लिखवाना है, प्रधान बनना है, 500 घर 100 घर का विचार बदल दो, राजनीतिक विचार ला दो। राजनीतिक विचारधारा में आते ही न उसे दारू चाहिए, न लालच चाहिए, उसे राष्ट्रवाद आ जाए, उसके अपने बच्चों का भविष्य आ जाए। वो अपने को कहेगा अरे यार मैं तो हमारी से गलती हो रही है, प्रधान गलत चुना जा रहा है। और गलत चुनने का मतलब गांव भर का दर्द, सही जगह न खड़ंजा है, न सही जगह पानी है, न सही जगह स्कूल है, न उन्हीं की वजह से आज बच्चे कम है। नहीं समझा? तो ये चीजें हैं। तो जैसे जान जाके अरे यार मेरे बटन दबाने से गांव का विकास बाधित हो गया, ये तो बड़ा पाप हो गया। तो वो 100 घर आपको उसी तरह का प्रधान चुनेगा जो विचारधारा से लैस हो, राजनीतिक विचारधारा से, संवैधानिक विचारधारा, जो संविधान में वो मिला हुआ प्रदत्त अधिकार गांव में लाना चाहता है। तब वो नहीं प्रधान आएगा कि सिक्योरिटी आएगा, फलाने आएंगे, आपस में तालमेल मिला के कुल लूट के लिए चले जाएंगे, तो वो गांव का विकास चमकेगा। ऐसा बहुत महिलाएं गांव की प्रधान हुई है, गांव को इतना विकसित कर रखा, विचारधारा की देना है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ बन जाऊं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया गांव में आबादी पैसा आता प्रधान के खाते में। अगर आप चाहते हो तो विचारधारा 100 बदलो, 10-10 लोगों के 10 गांव विचारधारा बदल दो, तो आप जिला पंचायत हो जाओगे। 50-60 गांव में आप 100-100 गांव बदल दो, बीडीसी बना लो, है ना, 10-10 आदमी बदल लो, अभी प्रमुख हो जाओगे। पूरे विधानसभा में कुछ नहीं करो, 200 गांव में जाओ और 10-10 लोगों का विचार बदलो एक गांव में, तो पक्का वो देखो कैसे विधायक बनते हैं। 15 विधायक विधानसभा में ऐसा कर लो, 10 विधायक बनाओ के एमएलसी हो जाओ। अब आज के दिन में आप 15 लड़ोगे, 10 विधायक बनेंगे, तो तुम कहाँ मंत्री बनोगे भाई? फिर हम ही को बनाएंगे और हम ही भर रह जाएंगे। वो तो चाहते हैं डॉक्टर साहब बने रहे भाई, वो क्या ग्रोथ करने देंगे? सही बताओ। वो कहेंगे भाई अब 10-11 फिर जीतेंगे तो इनके लोग गुरु मानते ही हैं, और कहेंगे भैया मंत्री जी, गुरु जी को मंत्री बना दो। हम लोग नहीं, कोई नहीं विरोध करेगा, वही कहेंगे ये ठीक है हमारे गुरु जी। बोलो भाई, लेकिन जब हमारे पास 20 हो जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे ना, तो कहने लायक हो जाएंगे ना, मंत्री बढ़ाओ भाई हमारा। हमारे पास 30 हो जाएंगे और है ही साले को 100 सीट ऐसी है जहां 1 लाख वोट है, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, तो मंत्री बनने के उस नजरिए को देखना पड़ेगा, उस विजन को आपको, तब जाके काम। भाई भाजपा अगर कुल सीट तो जीती नहीं है, 150-200 के आसपास हार गई है, तो 250 हारी है, तो 250 में लगभग 100 सीट निषाद बाहुल है ना। नहीं समझे? हम उस लायक रहेंगे तो भाजपा कहेगा अरे यार हारे हुए थे तो जीत के आएंगे, हारे हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों का निवेदन है कि आप सब लोग इस अगर रास्ते पर आए हो तो हाँ हो गया। मैं तो नहीं कहूँगा कि आज का परिपूर्ण हो गया, और संकल्प लीजिए, समर्पित होइए, प्रेरित होइए। और मैंने बहुत गुण लिखा है, मुझको लगता है कुल मिला हो तो 30-35 गुण होगा डॉक्टर संजय में, उनमें क्या क्या है ना, कोई चीज बाकी नहीं होगा हमको लगता है। वो सफलता के गुण हैं, और उसमें कोई कठिन नहीं जिस पे आप न चल सको। सब चलते हो लेकिन उसे मैनेजमेंट के हिसाब से तो दिखे कि हम चल रहे हैं और अब चलते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद।